घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। प्रधानमंत्री सोनिया और राहुल गांधी ने किया मुजफ्फरनगर के दंगाग्रस्त इलाकों का दौरा। सपा ने सियासी, बसपा ने ड्रामा तो बीजेपी ने कहा सेक्युलर टूरिज्म। और मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद कोप भवन में जाने वाले आडवाणी ने भी मोदी की शान में पढ़े कसीदे। लेकिन बड़ा सवाल, आखिर कैसे माने आडवाणी? कैसे माने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और किसने मनाया उनको, ये तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस के अध्यक्षा सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी मुजफ्फरनगर में जहां दंगे हुए थे उन इलाकों का दौरा करने गए। कल ही अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री है वो भी दौरा किए और नेताओं के दौरे के साथ साथ जो बयान हैं अलग अलग उन दौरों पे वो भी आने लगे हैं। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि राजनाथ सिंह ने जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या इस दौरे पे कहा है। भाजपा के अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री का दौरा, राहुल गांधी का दौरा, सोनिया गांधी के दौरे पे जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी है वो आपको हम दिखाते हैं। रहते हुए यदि केंद्र की सरकार ने इंटरवीन किया होता उत्तर प्रदेश में तो मैं समझता हूं कि इतने बड़े हादसे को मुजफ्फरनगर में और आसपास के क्षेत्रों में बचाया जा सकता था। और उत्तर प्रदेश की हालत इस समय बद से बदतर हो चुकी है। कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज शेष नहीं बची और मैं यदि कह सकता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश चल रहा है। और जब से समाजवादी पार्टी की सरकार है तब से वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द का जो एक वातावरण पहले था वह बिल्कुल तार-तार हो गया है। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद क्या कहा दौरे के बाद वो आपको हम दिखाते हैं। और तमाम जो अलग अलग दलों के, खास करके जो कांग्रेस के, बीजेपी के नेता हैं वो जो कह रहे हैं वो आपको हम सुनाएंगे। लेकिन पहले देखिए प्रधानमंत्री के बयान को। राहुल गांधी आपके दर्द में शामिल होने के लिए यहाँ आया हूँ ताकि इस बात का अंदाजा लगा सकूँ कि कितनी बड़ी दुर्घटना हुई। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको पूरी सजा मिलनी चाहिए। सरकार, यूपी सरकार की पूरी मदद करेगी और साथ ही साथ हमारी कोशिश होगी जिन लोगों ने ऐसी बड़ी दुर्घटना में शामिल हुए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। किन किन दंगों के प्रधानमंत्री कड़ी सजा दिलवाएंगे ये भी देखने की बात है, क्योंकि जब भी दंगे होते हैं सजा, कड़ी सजा की बात क्या, सजा भी मुश्किल से। अभी तक आप देखें जो 84 के दंगे हुए तो उसके क्या सजा हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह बता सकते हैं। लेकिन उमा भारती ने क्या कहा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दौरे के बाद। मुजफ्फरनगर के दंगे का मूल कारण वहां की प्रशासनिक विफलता है और समाजवादी पार्टी की वोट बैंक की राजनीति है। और मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह जी की जो यात्रा है वो भी अगर वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए ही होगी तो ये यात्रा नुकसान ही करेगी, लाभ नहीं देगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दंगों से एक बात स्पष्ट हो गई है कि पूरे देश में वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग, खास करके समाजवादी पार्टी जैसे दलों के जो लोग हैं वो किस हद तक जा सकते हैं। वहाँ जो कुछ हुआ है तो पूरा समाजवादी पार्टी के संगठन से जुड़े हुए लोगों की तरफ से हुआ है और समाजवादी पार्टी की सरकार के संरक्षण में पूरी तरह से हुआ है। जो अधिकारियों ने वहाँ ईमानदारी और साहस से काम किया है उनको पनिशमेंट देने की तैयारी है और जो लोग सरकार के इशारे पर चले हैं उनको अवार्ड देने की तैयारी है। मैं चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री भी वोट बैंक की घिनौनी राजनीति में गोते न लगाएं। और मनीष तिवारी हैं, सूचना प्रसारण मंत्री हैं और क्या कहते हैं आप खुद सुन लें। The Bharatiya Janata Party is taking umbrage to a visit by the Honorable Prime Minister, the President of the Congress and the Vice President of the Congress Party. I think the
Bharatiya Janata Party would be well served to try and emulate this gesture of empathy. It's been a Congress tradition, it's been a UPA tradition to reach out to people who are in anguish, who are in misery across the length and breadth of the country. Wherever any such unfortunate incident has taken place, the UPA leadership has always walked the extra mile, and I think this is what really distinguishes the UPA leadership from the leadership of what is allegedly called the principal opposition party, in terms of the fact that we've always tried to play a role which is constructive, which we've always tried to harmonize relationships between various communities, and the role of the Bharatiya Janata Party over all these years has been one in which they have specialized, or rather super specialized, in creating communal strife across the length and breadth of this country. यहाँ तो रोक नहीं पाए, आसाम में भी नहीं रोक पाए, लेकिन बातें मनीष तिवारी जी बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि कांग्रेस की परंपरा, ट्रेडिशन, तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं। लेकिन रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा वो भी आप सुन ले। रविशंकर प्रसाद बीजेपी के उपनेता हैं राज्यसभा में, और साथ ही आपको हम दिखाएंगे जो मुख्तार अब्बास नकवी जो है बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने क्या कहा। मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगों के लगभग 1 महीने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव और उसके बाद प्रधानमंत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी सेकुलर टूरिज्म पर गए थे, और जिस तरह से कम्युनल राइट पर सेकुलर राइड हो रही है, वो अपने आप में चिंता का विषय है। हमारे साथ स्टूडियो में 4 मेहमान हैं। हरकेश बहादुर जी हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के। इलियास आजमी साहब है, पूर्व सांसद हैं और आम आदमी पार्टी के नेता हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। भूपेंद्र धर्मानी जी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलियास आजमी साहब से। आज दंगे हुए, दंगे में अभी भी कुछ छिटपुट हिंसाएं वहाँ पे जारी हैं, और यात्राएं भी शुरू हो गई है, यात्राओं पे सियासत भी शुरू हो गई है, प्रतिक्रिया भी आपने देखा तमाम। हो क्या रहा है, क्या किस तरफ इस दंगे को रोकने के प्रयास हो रहे हैं, दंगे से फायदा उठाने के? फायदा उठाने के लिए ही दंगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सत्ता में है, उसमें और आरएसएस में बहुत पुरानी मिलीभगत रही है। सन 90 का पूरा एपिसोड मुलायम सिंह यादव और विश्व हिंदू परिषद में मिलीभगत की एक कहानी है जो अब खुल चुकी है, अब वो राज नहीं रही। उस वक्त दोनों कामयाब रहे, हिंदू वोटों के मालिक आरएसएस हो गई और मुस्लिम वोटों के मालिक मुलायम सिंह हो गए। इस वक्त दोनों में फिर साजिश हुई, 1-2 खुली हुई मुलाकातें हुई और दर्जनों गुप्त बैठकें हुई। उनमें तय हुआ, एक 84 कोसी साजिश हुई कि कोई 84 कोसी परिक्रमा वो करेंगे। आप कहते हैं बीजेपी और हाँ, सपा के साजिश के तहत हुआ, लेकिन अब क्या हो रहा है? तो चूंकि उत्तर प्रदेश के हिंदू भाइयों ने 84 कोसी साजिश को नाकाम कर दिया, अयोध्या में कोई शामिल नहीं हुआ, उनके गिनती के कुछ कार्यकर्ताओं के अलावा आम आदमी में से कोई आदमी शामिल नहीं हुआ। और मुसलमानों में गांव का आदमी भी कहने लगा कि अशोक सिंघल और मुलायम सिंह की साजिश है। यानी न मुसलमानों में कोई फायदा पहुंचा, न हिंदुओं में कोई फायदा पहुंचा उनको, बल्कि बीजेपी का जो भरम था वो टूट गया जी। तो उसके लिए एक बड़े कत्लेआम की जरूरत थी। इस वक्त उसके लिए बड़े कत्लेआम की जरूरत थी। वो कत्लेआम, और वो कत्लेआम 101% समाजवादी पार्टी और आरएसएस के दरमियान साजिश के जरिए हुआ है। वजह यही है कि महापंचायत में अभी महापंचायत में जाट नेतृत्व नहीं था उस पर,
मंच पर सब बीजेपी के नेता और सारे लोग मौजूद थे। और ये अलग बात है कि अब की मुलायम सिंह यादव मार खा गए, मुसलमान भी उनके हाथ से गया 16 आना, और आरएसएस हो सकता है कुछ फायदा उठा ले। मैं नहीं समझता। जो अभी कांग्रेस प्रधानमंत्री वहां दौरा कर रहे हैं, सोनिया गांधी दौरा कर रहे हैं, राहुल गांधी दौरा कर रहे हैं, ये दौरा करके क्या कर रहे हैं? ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं बिला वजह, इनका कोई रोल ही नहीं है, ना वो हीओ में ना सीओ में। जी, कांग्रेस के दौर में जितने राइट हुए हैं उसका तो कोई आने वाली हिस्ट्री में भी, जब तक हिंदुस्तान में लोकतंत्र रहेगा, कोई पार्टी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। जी, आप एक बार सिर्फ एक सिखों के खिलाफ राइट हुआ, उसका जिक्र बहुत ज्यादा होता है, वैसे वैसे सैकड़ों राइट मुसलमानों के खिलाफ हुए, एक दो नहीं सैकड़ों में। जी, जैसा दिल्ली वाला हुआ था, पुष्पेंद्र सब कांग्रेस के दौर में हुए, एक बीजेपी के दौर में सिर्फ क्रियाएं देखी। और प्रधानमंत्री के दौरे को आप किस नजर से देखते हैं? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री सब पहुंच रहे हैं। दिलीप, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप दंगों की बात करते हैं और ये सवाल उसके बीच में मैं होता हूँ, मुझे कोई 30 साल हो गए इस दंगों के सूबे में रहते हुए, मैं वहीं पैदा हुआ हूँ। बहुत मैंने पास से दंगे देखे हैं, दंगों के बड़े कारण भी देखे हैं, दंगों पे सियासी पॉलिटिक्स भी देखी है, और इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और राजीव गांधी से लेकर के नरसिम्हा राव, ये तमाम सारे लोग जो हैं, जब भी दंगा हाथ से बाहर हो जाता है ये वहाँ जाते हैं और भरोसा दिलाते हैं। कहीं मुसलमानों के हाथ पकड़े नजर आते हैं, कहीं बुरखे वाली औरतों को लोग जो है बड़ा ढाढ़स बजाते नजर आते हैं, लेकिन इतना रस्मी लगता है और इतना बचकाना लगता है कि उसके बाद आप आएंगे, फिर एक मीडिया को जवाब देंगे, फिर कहेंगे कि हमने भरोसा दिलाया है, और बहुत आसान हो गया इस देश में। और दंगों की मैं समझता हूं कि इस मुल्क में कभी इस फिलॉसफी पे कोई गया ही नहीं कि दंगे क्यों होते हैं। बहुत आसान होता है, जितने मुसलमान होते हैं वो कहते हैं बीजेपी कराती है, समाजवादी पार्टी होगी वो कहेगी बीजेपी कराती है, कांग्रेस कहेगी वो बीजेपी कराती है, अगर जिसकी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं होती वो कहती है फला पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन है, फला पार्टी का बीएसपी के साथ गठबंधन है। तो आप दंगों की राजनीति करिए, लेकिन दंगे जो हैं उनके मुख्य कारण क्या हैं? यहां दंगा क्यों हुआ, मुरादाबाद में दंगा क्यों हुआ, मथुरा में दंगा क्यों हुआ, मसूरी में दंगा क्यों हुआ, फैजाबाद में दंगा क्यों हुआ, बरेली में दंगा क्यों हुआ, यहां की कोई इस बात की जांच नहीं करता। लेकिन एक सियासी जवाब इतना आसान है, आज अमित शाह का नाम ले लेंगे कि वो आ गए, आज कहेंगे मोदी की फिलॉसफी आ गई, जब मोदी नहीं था तो किसकी फिलॉसफी थी। तो ये बहुत आसान है। लिहाजा मुझे राजनीतिक पार्टियों के इस पे जो जवाब होते हैं, जो उनके कमेंट होते हैं, वो बड़े ऐसे लगते हैं कि ये रस्मी हैं, बस ये देने हैं कि अगर वो बीजेपी की सरकार वहां नहीं है और वहां बीएसपी की सरकार नहीं, तो बीएसपी कहती है समाजवादी पार्टी और ये बीजेपी का खेल है, कांग्रेस कहती है समाजवादी पार्टी बीजेपी का खेल है। हर आदमी अपनी सुविधा के अनुसार बयान देके खामोश, और उसके बाद दिल्ली वापस आ जाते हैं। मुझे याद है कि यही सोनिया गांधी और यही मनमोहन सिंह, जब आसाम में दंगा हुआ और एक तरफा दंगा हुआ और उसमें इतने लोग मारे गए, यही बयान वहां भी दिया था, और वहां कुछ बदला नहीं आज की डेट में। उससे पहले बरेली नहीं गए थे मनमोहन सिंह साहब, उनको फुर्सत नहीं थी। मसूरी में 7 लोग मारे गए, तब फुर्सत नहीं थी। फैजाबाद में गए दंगे के, तब फुर्सत नहीं थी उनको। तो ये बड़ा सुविधा का खेल हो गया है कि किस तरीके से इस दंगों को यह दिखाया जाए कि हम बहुत बड़े पैरोकार हैं, और वहां गए और मुलाकात की, कुछ लोगों से मिले, कुछ लोगों से बातचीत की, और उसके बाद बयान दे दिया टीवी पे कि हम भरोसा दिलाया है हमने, और हम इतना पैसा रिलीज कर रहे हैं, हम इसको 10 लाख दे रहे हैं, उसको। ये जो आप भीख देते हैं लोगों को, इससे दंगे का जो कारण है उनको नहीं पकड़ते आप, उस पे लीपापोती करते हैं कि अपने को बचाओ दूसरे को रख दो। तो इससे दंगे का कोई मतलब नहीं है। और जितनी भी यात्राएं हो रही है ये रस्मी यात्राएं हैं, ये रस्मी यात्राएं हैं, लेकिन यात्राओं का उद्देश्य होता है हर यात्रा का, चाहे रस्म ही अगर अदायगी की उसके भी उद्देश्य होते हैं। क्या वाकई ढाढ़स बनाने दुख में अगर इसको माना जाए कि वो उनके दुख बांटने गए थे? धर्मानी साहब, देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप पूरी हिस्ट्री में जाएं, जैसे अभी चर्चा में आया, इस देश में दंगे की शुरुआत कांग्रेस के गठन के लगभग 15 वर्ष बाद हुई। सबसे पहला दंगा जो है वो 1898 में हुआ, कांग्रेस के गठन के लगभग 13 साल बाद, और उसके बाद उसी वर्ष में दोबारा बॉम्बे में दंगा हुआ। कांग्रेस की पूरी हिस्ट्री है माफी, डिवाइड एंड रूल। एक सिर्फ यहाँ पे एक सवाल, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कि ये वो कांग्रेस पार्टी नहीं है जो 1885 में जिसके स्थापना की गई थी। मेरा कुछ और कहना तो इसलिए मेरा कुछ और कहना है। मेरा ये कहना है
कि आखिर क्या कारण है। देश का प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट चल रहा है, 100 किलोमीटर दूर एक घटना घट रही है, वहां पंचायतें हो रही हैं। क्या हमारा तंत्र, प्रधानमंत्री का तंत्र इतना कमजोर है कि उनको पता ही नहीं लगा कि वहां क्या हो रहा है? लाखों लोग, 50,000 लोग, लाख लोग, जो खबरें आ रही हैं, वहां एकत्र हो रहे हैं। किसी घटना को लेकर प्रशासन को एक्शन के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं और एक्शन नहीं लिया जा रहा। तब क्यों नहीं ये प्रधानमंत्री, ये सिर्फ और सिर्फ जो भी बात आ रही है, पूरी तरह से सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के बाद वोट बैंक की राजनीति जो कांग्रेस ने शुरू की, मैं ये कहना चाह रहा था कि वोट बैंक की राजनीति जो इन्होंने शुरू की, वो अब दूसरे दल जो हैं हथियाते चले जा रहे हैं। अब वो जो छटपटाहट है उसको दोबारा लेने की, उसी की यह रस्म अदायगी है। प्रधानमंत्री अपने, आपको पता ही है जहां से वो चलते हैं, आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी उनके साथ जाते हैं? अपोजिशन का कोई लीडर वहां पे अलाउ नहीं किया जाता है जी। आप ये देखिए, अगर आपने देखे हो चित्र, उस चित्रों के अंदर अगर आप देखेंगे, सिलेक्टेड जो पीड़ित लोग हैं उन तक तो उनको लोगों को पहुंचने ही नहीं दिया गया। क्या आप सोच सकते हैं कि कुछ दिन पहले जिन लोगों के परिवार उजड़ गए हों, लोग मर गए हों, वो अपना व्हाइट कुर्ता पजामा पहनकर, टोपी लगाकर और बड़े प्यार से बात करेंगे? आप कहते हैं ये स्टेज मैनेज्ड है, ये सब मैनेज है, ये सारा स्टेज मैनेज है। हरकेश जी, दो बातें आपसे जानना चाहता हूं। सबसे पहले कि ये अक्सर भारत में जितने भी दंगे हुए हैं उसमें ज्यादातर दंगों का अगर आप जड़ ढूंढने में जाएंगे तो उसमें सियासी दल के हाथ पैर अगर ना भी मिले तो उनका दिमाग जरूर आपको मिलेगा। और उसके पीछे जो तमाम कोशिश होती है वो है वोट पाने की, कि किसी भी तरह से हमें वोट मिले, और वोट के लिए अगर कुछ करना पड़े, उसमें अगर कुछ निर्दोष लोग आपस में भिड़ के मर जाएं तो भी कोई चिंता नहीं होती है। और मुजफ्फरनगर के दंगे के बारे में दो तरह की बातें सुनते आए हैं। एक समाजवादी पार्टी है जो बीजेपी पे, कभी कभी आरएलडी पे आरोप लगाती है। फिर आप देखें आरएसएस और समाजवादी पार्टी के साजिश का बात कही जा रही है। कारण जो भी हो, सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के दंगों को रोकने के लिए कभी भी सफल प्रयास किए गए हैं क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे धर्मानी जी ने 1898 वाली बात उठाई और इलियास आजमी साहब ने मिली भगत वाली बात कही, ये सारी बातें अगर आप देखिए, और जो दूसरे तरह के भी आरोप लग रहे हैं तमाम पार्टियों के ऊपर, इनमें से अगर आप जनरल तरीके से देखें आज तक देश में जितने दंगे हुए, तो उस दृष्टि से बहुत सारी बातें आपको ऐसी भी लगेंगी कि इसमें कहीं कहीं सच्चाई है। लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई भी व्यक्ति जो सिंसियरली समाज का भला चाहता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि समाज में तनाव पैदा हो और दंगे हों, झगड़े हों और इस तरह की चीज़ें हों। लेकिन एक सियासत वाली बात जो आपने कही, तो अगर 1898 की बात जो धर्मानी जी ने कही, वो उसको अगर हम उठाएं तो उतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं किन परिस्थितियों में क्या हुआ था, उसके बारे में हम लोगों को बेहतर जानकारी नहीं है जी। लेकिन देश के आज़ादी के समय जो हालत पैदा हुई इस देश में, बंटवारे हो जो बंटवारे को लेकर के, उसमें जो कुछ हुआ था वो बड़ा ही विकराल रूप में और बहुत भयंकर रूप से हुआ था। वो भी पूरी प्लान था और देश टूटा एक आदमी के अपने फायदे के लिए, वो निश्चित रूप से सियासी बातों को लेकर के ही हुआ। और उसमें मैं किसी नेता का नाम लेना उस समय के नेताओं का बहुत जरूरी नहीं समझ रहा हूं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि पूरे तौर से हमारे देश के जो नेता थे, जो आज़ादी के समय में मुख्य भूमिका अदा कर रहे थे, ऐसा नहीं लगता है कि उन लोगों का हाथ था उस दंगे को कराने में। ये निश्चित रूप से इस देश को बांटने की जो साजिश थी, जो लोग चाहते रहे होंगे, वो चाहे जहां भी रहे हों,
बंटवारा किस पार्टी के रिजर्वेशन पर हुआ है ये बताइए। देखिए उसमें किस बहुत पार्टी ने अपनी वर्किंग कमेटी में बंटवारे का लिया साहब उसमें बहुत पीछे मत जाइए। नहीं 27 मई 1947 को किस पार्टी ने मैं इसका उसको वो देखना चाहती हूँ। ये पूरा जब आप देखें दंगे हो जाते हैं पार्टी ने रिजर्वेशन सोनिया गांधी आजमी साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कभी उसके छिद्रान्वेषण मत जाइए। इतनी बात पक्की है कि इस देश को इस रूप में बांटा गया कि 2 धर्म 2 राष्ट्रीयताएं हैं। क्योंकि आप लोग पीछे चले गए बहुत सारे दंगों की बात कर रहे हैं, हम वहां पर जा रहे हैं, हम वहां भी नहीं जाते। 27 मई 1947 को किस पार्टी की वर्किंग कमेटी तो आप बहुत साफ दूसरे तरफ ले जा रहे हैं। तमाम सियासी आप ये कहना चाहते हैं हरकेश जी कि जो दंगे होते हैं भारत में आजादी के बाद से लेके अब तक, उस दंगों के पीछे अगर ये कहें कि सियासी दल के हाथ पैर और दिमाग सब होते हैं, ये गलत होगा क्या? नहीं, सियासत अब आजकल के दंगों में तो सियासी पार्टियां पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जा रही हैं छिप करके पर्दे के पीछे से। जैसा कि अभी आजमी साहब ने कहा भी कि मिली भगत थी सपा और मैं साबित भी करूंगा। एक जनरल परसेप्शन हो गया है। देखिए आपको मैं एक चीज एक राम गोपाल वर्मा ने क्या कहा वो आपको मैं सिर्फ सुनाना चाहता हूं। अच्छा सुनाइए। प्रधानमंत्री वहाँ दौरे पर गए, सोनिया जी साथ में थी, राहुल जी साथ में थे। स्वाभाविक है कि उनके जब पार्टी के अध्यक्ष थे साथ में, तो जो उन लोगों का इशारा होगा वही बोलें। सर वहाँ पे कम से कम ऐसे मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो अब ये इतने बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को स्वयं सोचना चाहिए। दंगा कराने वाले सारे लोग थे, इनको न जाने दिया गया है और न अभी जाने दिया जाएगा। आरएलडी भी दंगा कराने में बिल्कुल आरएलडी के लोग तो थे ही इसमें शामिल। आपने सुना पुष्पेंद्र, आरएलडी हरकेश जी हमको अपनी बात 1 मिनट में खत्म ही कर लें दीजिए, क्योंकि मामला बहुत देखिए तो खत्म हो गई। अभी ये कह रहे हैं जी, अभी राम गोपाल जी का आपने सुनाया जी, तो ये कह रहे हैं कि किसी को नहीं जाने दिया गया। तो क्यों नहीं जाने दिया गया? जाने दिए होते। सवाल यह है कि अगर आज ये भी तो सवाल उठेगा ना कि आप कुछ पार्टी के लोगों को अलाउ कर रहे हैं, कुछ को नहीं उठाए, दूसरे लोग ये बात कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप बताइए। तो इन लोगों ने क्यों नहीं जाने दिया? यह भी कि इनकी गलती थी। अच्छा अब ये सब गलती किसी की नहीं है। नहीं, ये कोई गलती मानेगा नहीं, कोई गलती माने। हरकेश जी एक प्रयास, ये दंगे के लिए प्रयास किए जाते हैं। देखिए कोई गलती मानेगा नहीं, लेकिन गलती माहौल बनाया जाता है। बहुत सही समय पे उस समय पे दंगे होते हैं, फायदा उठाने की कोशिश। तो जिसे हरकेश जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि केंद्र में आपकी सरकार है और केंद्र की जो सरकार के बिल्कुल नाक के नीचे एक इशू के ऊपर जो साफ झलक रहा था कि सैंड माफिया को लेकर है, एक दुर्गा शक्ति नागपाल नई ऑफिसर को सस्पेंड करके, मुझे लगता है हमारे एक छोटा सा प्रश्न है, और इल्जाम लगाया जाता है कि मस्जिद की दीवार तोड़ रही थी, ये था वो था, और फिर भी जब मुस्लिम नहीं भड़के उन्होंने सस्पेंड किया। आपकी सरकार ने क्यों एक्शन नहीं लिया? नहीं, क्यों नहीं? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। एक मिनट दूसरी बात, अभी आपके पार्लियामेंट चल रहा है, प्रधानमंत्री को पता नहीं चला कि वहां क्या हो रहा है मुजफ्फरनगर में। धर्माजी साहब आप ये देखिए कि कोई सरकार, जो भी सरकार जहां भी है, उनको अपना वोट बैंक से बाहर वो देख ही नहीं पाते हैं। यही उनकी वही सवाल। दिलीप जी ये सवाल इन्होंने मुझसे पूछा है, जरा 1 मिनट हमको जवाब तो दे देने दीजिए। जी देखिए ये कुछ बातें हम लोग ऐसी कर रहे हैं जैसे कि लगता है कि हम लोग कुछ चीजों को टोटल इग्नोर करना चाहते हैं। इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि कोई भी केंद्र सरकार सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती है राज्य सरकार के बहुत सारे मामलों में। एक आईएएस अफसर को भी सस्पेंड करने का अधिकार चीफ मिनिस्टर को है, लेकिन जब चीफ मिनिस्टर ने उसको सस्पेंड किया तो केंद्र के पास जब ये मामला आया तो केंद्र ने उस पर अपने ढंग से जो कार्यवाही कर सकते थे विद इन द फ्रेमवर्क उसको उन्होंने किया। देखिए मेरा सवाल पुष्पेंद्र, जो मैं आज प्रधानमंत्री वहां गए, सोनिया गांधी वहां गई, राहुल गांधी वहां गए, और उस पर आप तमाम तरह के बयान देख रहे हैं, और इस बयान के पीछे मकसद क्या है? क्या ये आम लोग ये समझेंगे कि चलिए ये दंगे हो गए, प्रधानमंत्री देख के आ गए, सोनिया गांधी चली गई, बीजेपी के बयान आ गए, रसमदाई हो गई और अब आगे चलिए, यही खत्म होता है पुष्पेंद्र?
नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं कि दंगे इस देश में कब हुए उसकी स्थिति में ना जाएं, वो बहुत लंबी कहानी है और उसमें बहुत लोग जो हैं मुल्जिम हैं, जो इस वक्त सत्ता में बैठे हैं और विपक्ष में भी बैठे हैं और इस देश के सूबों में भी बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। और वो इस मुल्क में मौजूद है, वो पार्टी इस मुल्क में मौजूद है जिसने इस मुल्क को तोड़कर पाकिस्तान बनाया। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। आप उत्तर प्रदेश के इस दंगे के सिलसिले में देखें कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं इस समय। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटों के आप बंटवारे को देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 22 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी के पास 22 सीटें हैं, बीएसपी के पास 19 सीटें हैं और बीजेपी के पास 11 सीटें हैं। अब इसमें दूसरी चीज देखें कि ये जो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहां मुसलमान पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 45 से 35% की उसकी पॉपुलेशन है। खुद मुजफ्फरनगर में वो 38% है, अमरोहा में वो 38%, मुजफ्फरनगर में 47 है, अमरोहा में 38 है, मेरठ में 37 है। मैं अपनी बात को प्रूफ कर रहा हूं और मेरा कहना यह है कि आप ये देखें कि जितनी भी सीटें इस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कांग्रेस पार्टी को मिली हुई हैं, उसमें बाराबंकी है, फिरोजाबाद है, खेरी है, उन्नाव है, 22 सीटें हैं। नहीं, मैं इसमें एक दूसरी चीज साबित कर कि जो कांग्रेस की सीटें हैं वो तमाम सारी की सारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखें जिसमें मुरादाबाद है, संभल है, आप ये आपका कैराना है, मुजफ्फरनगर है, यहां जो 6 सीटें हैं इसमें से 4 सीटें बीएसपी के पास हैं और 2 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास हैं। आप इस पूरे इलाके के अंदर मुसलमानों की बंदरबाट का मामला है, इस इलाके के अंदर सत्ता हथियाने का मामला है, कांग्रेस पार्टी के सामने 2014 का मामला है। वोट की सियासत मैं कह रहा हूं, वही साबित दंगा नहीं है ये सियासत। देखिए, दंगा तो आप इस देश में देखिए कि जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था और वहीं पढ़ता था तो हमारे शहर में दंगा इस बात पे भी हो जाता था कि रसलगंज, ऊपरकोट, सराय रहमान, ये तमाम डेंसली मुसलमानों के इलाके थे। आपके जयगंज से लेकर के तमाम दूसरे इलाके वो हिंदू। एक गाय भागती थी, गलती से किसी ने उसको मार दिया कि उसने किसी के ठेले से सेब उठा लिया, वो गाय जाके लड़ गई और गिर गई, उसके बाद पूरे शहर में भग्गी मचती थी और दंगा हो जाता था। तो दंगे के सिर्फ कारण नहीं होते, दंगे के पीछे की एक मनोवृत्ति होती है, उसमें यह भी होता है कि ऐसे हालात पैदा कर दो कि लोगों को यह पता ही ना चले कि दंगा किस लिए हुआ है। लेकिन पिछले 20 साल के अंदर दंगे जो हैं बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत साइलेंट तरीके से किए जाते हैं। जो दुर्गा शक्ति मामला जो अभी धर्मानी जी ने कहा, यह इशू नहीं है कि उस पर सेंटर ने क्या कहा। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को अपने जन आधार को बचाने के लिए जिन मुसलमानों के बल पे वो सरकार में आई थी, जिन मुसलमानों के बल पे क्या कहते हैं वो देश की केंद्र में पहुंचना चाहती है, आप इस बात को देखें कि उन्होंने 3 अटेम्प्ट किए दुर्गा शक्ति मामले से मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। कोई मुसलमान, कोई तंजीम, कोई एमएलए बाहर नहीं निकला। जिस तरीके मैं वही कर रहा हूं, साजिश वही साबित करना चाहता हूं, मैं वही साबित करना चाहता हूं कि आप कांग्रेस को छोड़ नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी को भी वेस्ट में अपना जनाधार बढ़ाना है, उनके सामने मोदी का चैलेंज है। तो फिर तो लोगों को आप फिर इसका मतलब जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, कुछ नहीं करेंगे प्रधानमंत्री, किसके खिलाफ प्रधानमंत्री कड़ी कार्रवाई, किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे प्रधानमंत्री? मैं बता दूं, प्रधानमंत्री को अगर कार्रवाई करना है किसके खिलाफ करें तो उनको अखिलेश सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। कड़ी कार्रवाई है और मैं सबूत देता हूं कि अखिलेश सरकार ने किसी मकसद से कराया है दंगा। एक कवाड़ गांव में एक घटना होती है, घटना की तो सबको पता है, सबको पता है, उसमें जो हुआ नेचुरल हुआ। अगर 2 भाइयों ने देखा कि उसकी बहन को कोई छेड़ रहा है, उसने कत्ल कर दिया, कत्ल करने वालों के घर वालों ने उन दोनों कत्ल कर दिया। उससे पहले वो पुलिस के पास जाते हैं। हमारे पास समय छोटी बात प्रूफ कर, सुन लीजिए, वो बिल्कुल नेचुरल घटना थी। उसके बाद एक पार्टी ने टिकैत बिरादरान को पकड़ा जिनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था, अब ताल्लुक हुआ है। टिकैत बिरादरान ने किसान यूनियन के बैनर तले जाटों की महापंचायत बुलाई। 7 तारीख को महापंचायत है, 6 तारीख की रात को डीजीपी गुप्त दौरा करते हैं मुजफ्फरनगर का। डीजीपी के अंदर यह हिम्मत नहीं हो सकती कि वो खुद से किए हों, उनको सरकार ने भेजा होगा। सुन लीजिए, जो सवाल पहले भी हुई है, सबको ये पता है, ये सारे डीजीपी आता है इलियास भाई जो बात डीजीपी ये फैसला करके लाते हैं जी कि चाहे कोई तलवार लगाता हुआ है, चाहे बंदूक, चाहे कोई कुछ भी नारा लगाता हुआ है, कोई छेड़छाड़ न की जाए। जिला एडमिनिस्ट्रेशन उस महापंचायत की मेरी बात तो सुनिए, हमारे पास हमको तो सबको 2 बार मौका मिला, हमारी बात सुनिए। दंगे के बाद वो सियासी कार्रवाई इलियास भाई हमारी उससे साबित मैं साबित कर रहा हूं जी
डीजीपी के ने पूरा इंतजाम कर दिया कि जितने इश्तियाल अंगेज नारे लगाते हुए हथियार लगाते हुए पहुंच गए। पुलिस ने अच्छा परमिशन भी उसका लखनऊ के सहारे पर दिया गया। अच्छा परमिशन के बाद आप कहना मैं कहना ये चाहता हूं परमिशन के बाद जरूरी होता है कि सरकार उसकी वीडियोग्राफी करावे जिसकी परमिशन दी है। सरकार ने उसको हायर किया, इत्तेफाक से वो मुसलमान था, शायद जानबूझ के मुसलमान को हायर किया गया हो, साजिश के तहत उसको मंच पर खड़ा किया गया। नेताओं ने उस पर मारते मारते उसको मार डाला। जो 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 पुलिस का आदमी था उस वक्त पुलिस की ड्यूटी पे था, उसको मार डाला और सिर्फ नेताओं ने मारा। नेताओं पर 188 का मुकदमा दर्ज किया। सुन लो, आप कह रहे हैं कि अखिलेश ने करवाया, अखिलेश ने ये बात उसके आपकी बात कह रहा हूं 302 के बजाय 188 का मुकदमा। आप कह रहे हैं अगर मुकदमा दर्ज गिरफ्तार क्यों नहीं होते 188 लिमिटेड हमारे पास समय कि आखिर पुष्पेंद्र प्रधानमंत्री जब देश को ये कह रहे हैं सामने खड़ा होकर वहां पे विजिट करके हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, प्रधानमंत्री कार्रवाई करेंगे, झूठ बोल रहा है जो करने का उसका सिर्फ एक पावर है कि अखिलेश सरकार को बर्खास्त कर दे। दिलीप भाई जो इलियास भाई बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो घटना घट चुकी है। उसके बाद की देखें इस देश के टेलीविजनों ने 4 मुसलमान लीडर, चाहे वो बसपा का हो, सपा का हो, कांग्रेस का हो, इंडिपेंडेंट हो, चारों को जुमे की नमाज के बाद पूरा देश देख चुका है। सवाल है किसके खिलाफ प्रधानमंत्री कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। मैं अपनी बात प्रूफ करने के लिए कह रहा हूं। आप ये देखें कि 4 बीजेपी के एमएलए के खिलाफ एफआईआर हुई है, चारों घूम रहे हैं, 188 की हुई है। मैं वही कह रहा हूं और उनको गिरफ्तार किया ही नहीं जा सकता किसी को। दिलीप इलियास भाई मैं वही बात कह रहा हूं, वो राज्य सरकार कर रही है और 4 लोग जो इश्तियाल अंगेज तकरीरें कर रहे हैं एक साथ मिलकर, उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। आप पकड़ नहीं रहे। प्रधानमंत्री जाकर के कहते हैं कि आपका दुख है, हम आपके दुख में आए हैं, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो जो इलियास भाई कह रहे हैं, जो मायावती कह रही है, ये कड़ी कार्रवाई का मतलब क्या है? क्या कर रहे हो कड़ी कार्रवाई के नाम पे? आप 10 लाख रुपए बांट रहे हैं, कैसे करेंगे? जिस तरीके से आप मैनेज लोगों से मिल रहे हैं, आप तामचीनी के बर्तन और तांबे के बर्तन में फर्क देख रहे हैं, आप दाढ़ी और धोती में फर्क देख रहे हैं और आप कहते हैं कड़ी कार्रवाई करेंगे। कड़ी कार्रवाई के नाम पे उत्तर प्रदेश की सरकार को अगर 24 घंटे में बर्खास्त करे तो पता चले कि कांग्रेस पार्टी सेकुलर है और इनकी नीयत ठीक है। ये खुद दंगा चाहते हैं क्योंकि इनको भी वेस्टर्न यूपी के अंदर जनाधार बढ़ाना है। पुष्पेंद्र भाई, एक सप्ताह बाद तो प्रधानमंत्री को समय मिलता है, जब सोनिया जी और राहुल जी इकट्ठे हो जाते हैं तब जाते हैं वो लेकर उनको। मैं कहता हूं उससे पहले तो उनके पास समय नहीं है। 100 किलोमीटर दूर घटना घटती है। हरकेश जी हमारे पास, अरे साहब इलियास साहब मसूरी के बाजी आपने किया था, मसूरी में कोई दंगा नहीं हुआ था। मसूरी में अखिलेश सरकार ने 11 मुसलमान मार दिए थे, पुलिस ने मारे थे, हिंदुओं ने नहीं मारे थे। वो मसूरी तो 40 किलोमीटर भी नहीं है। वही सवाल, देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर वहां जाते हैं, वहां मिलते हैं और लोगों को भरोसा देते हैं कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। हरकेश जी, और दंगे जितने भी हुए आप देखिए, मैंने 84 के दंगे का मैंने जिक्र किया, उसको भूल जाते हैं। किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? देखिए, तो अब 84 के दंगे पर अभी कार्रवाई हो सकती है कि अखिलेश को बर्खास्त कर दें। देखिए, ये बात मिला इस नाबालिग सरकार से, गैर संजीदा जी। कड़ी कार्रवाई का जो मतलब इलियास साहब कह रहे हैं जी, ये बात तो सही है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में केंद्र सरकार सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन ये बात भी सही है कि राज्य सरकार, कांग्रेस तो जानी जाती है, क्या भरोसा दे रहे हैं देश को? प्रधानमंत्री भरोसा क्या दे रहे हैं? नहीं, राज्य सरकार को बर्खास्त करने वाली जो बात है वो अधिकार तो केंद्र सरकार के पास होता है, बात सही है। लेकिन कोई भी केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को इतने आसानी से बर्खास्त भी नहीं कर सकती। उसको उसके लिए, अरे साहब आपने बर्खास्त जब वो की सरकार को किस तरीके से दिल्ली में परेड करानी पड़ी, सवाल ये जब सरकारें बर्खास्त की जाती रही, आदमी को चोट लग गई थी उसमें बर्खास्त। हमारी बात सुनिए, मैं हरकेश, आप लोग बात नहीं सुनेंगे तो फिर बात नहीं, मैं सिर्फ निवेदन ये करना चाहता हूं कि बर्खास्त सरकार को ऐसे नहीं की जा सकती है
केंद्र की अपनी मजबूरियां हैं। जब भी मैं कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे, हाँ, किसके खिलाफ करेंगे, किसके खिलाफ करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे? देखिए, अब ये चीज तो सरकार को ही तय करना है, उसको अपनी रिपोर्ट मंगानी है, उसको आधार पर ही वो कोई फैसले करेंगे। लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं कि सरकारें बर्खास्त रिपोर्ट तो गवर्नर की आ चुकी है, तो सरकार बर्खास्त जब होती रही तो उसके पीछे जो भी कारण हुआ करते थे, उन कारणों के बावजूद कितना हो हल्ला भी मचता था, देश का पोजीशन कितना हो हल्ला करता था। तो बगैर उसके भी तो हो हल्ला मचा है। नहीं, आज तो सुन तो लीजिए, उस समय की स्थिति ये थी कि जो पार्टी केंद्र में थी उसकी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बहुमत भी हुआ करता था। इसलिए यह भी जरूरी होता है कि जब आप सरकार बर्खास्त करें तो दोनों हाउसेज का सैंक्शन भी होना चाहिए। सैंक्शन जब होगा वो बर्खास्त करके क्या करेंगे? अगर एक हाउस रिजेक्ट कर देगा तो फिर सरकार इंस्टेट हो जाएगी। हो जाएगा। आप हिंदुस्तान में दंगों के इतिहास को देखें और दंगे में जो लोग शामिल हैं उनके सजा को देखें, कड़ी कार्रवाई के इतिहास पे एक नजर डालें तो क्या नजर आता है, और इसका मतलब उसके बाद गुजरात के कत्लेआम पर एक आदमी को भी सजा नहीं हुई है गुजरात को छोड़ के। ईमानदारी से कह दूं, जो इलियास भाई कह रहे हैं कि अगर आप देखें कि दंगों पे एटीएस बनी, सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, आईबी को भी इसमें चपेटा जा रहा है, तमाम सारी चीजें हो रही हैं, माइनस गुजरात, इस देश में 99% दंगे कांग्रेस की हुकूमतों में हुए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री शामिल हैं, उनके ऊपर कमीशन बन चुके हैं, सरकार उनके ऊपर बैठी है। और कांग्रेस पार्टी, जो सबसे बड़ी जो मुझे चिंता है, जो बात कही जा रही है कि दंगा हो गया, समझ में आता है, लेकिन दंगों के बाद आप जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का एक मंत्री वो बार बार यह कहता है कि अफसर वहां के कम न लें, आप पहले राजनीति को कम न करें, अफसरों को कम न करें। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या जो प्रधानमंत्री देश के सामने कह रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ने इस देश में कहा था कि डॉलर ठीक हो जाएगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ठीक हो गया। छोटे से ब्रेक, जब प्रधानमंत्री के कमरे से फाइलें चोरी हो जाए तो प्रधानमंत्री